मुगल साम्राज्य, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शानो शौकत, जबरदस्त ताकत और एक ऐसी कहानी जिसमें ड्रामा भी है, ट्रेजेडी भी है। तो चलिए आज इसी शानदार साम्राज्य के इतिहास में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। 331 साल, जरा सोचिए, 3 सदियों से भी ज्यादा एक ही खानदान ने इस पूरे सब कॉन्टिनेंट पर राज किया, और ऐसा राज किया कि यहाँ की पॉलिटिक्स, सोसाइटी, कल्चर, सब कुछ हमेशा के लिए बदल के रख दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर कैसे ये साम्राज्य इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा और फिर ऐसा क्या हुआ कि ये ताश के पत्तों की तरह ढह गया? चलिए आज इसी कहानी की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है और मुगल साम्राज्य की कहानी शुरू होती है इसके फाउंडर बाबर से। अब बाबर कोई मामूली शख्स नहीं था। उसकी रगों में तैमूर और चंगेज खान जैसे कॉन्करर्स का खून दौड़ रहा था। सोचिए, मध्य एशिया में अपना सब कुछ खोने के बाद उसने अपनी किस्मत आजमाने के लिए हिंदुस्तान का रुख किया। और यहाँ जो देखने वाली बात है वो है बाबर की स्पीड। वो तूफान की तरह आया। उसने उस जमाने की सबसे एडवांस्ड मिलिट्री टेक, मतलब तोपखाने का इस्तेमाल किया, और नतीजा सिर्फ 4 साल के अंदर पानीपत, खानवा, घाघरा, एक के बाद एक लड़ाइयां जीती और हिंदुस्तान में एक बिल्कुल नए साम्राज्य की नींव रख दी। कमाल है। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक नहीं था। बाबर के बेटे हुमायूं को शेरशाह सूरी के हाथों हार का सामना करना पड़ा और उसे पूरे 15 साल देश से बाहर एग्जाइल में गुजारने पड़े। इससे पता चलता है कि ये नया नया साम्राज्य कितना नाजुक था, कितनी आसानी से टूट सकता था। और यहीं से उसके बेटे अकबर के लिए स्टेज तैयार हुआ। वो अकबर जिसने इस साम्राज्य को वो ताकत दी जिसके लिए आज हम इसे जानते हैं। और अब हम आते हैं मुगल साम्राज्य के उस दौर में जिसे हम गोल्डन एज कहते हैं। ये वो वक्त था जब ताकत, टॉलरेंस और कल्चरल अचीवमेंट्स सब कुछ अपने चरम पर था। और इस दौर को बनाया 2 जबरदस्त सम्राटों ने। अकबर के नाम के आगे द ग्रेट यूं ही नहीं लगा है। वो सिर्फ एक विजेता नहीं बल्कि एक विजनरी था। उसने एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया, मनसबदारी सिस्टम। ये एक तरह का रैंकिंग सिस्टम था जिससे मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों बहुत एफिशिएंट हो गए। फिर उसने राजपूतों से जंग करने की जगह उनसे रिश्ते बनाए, शादियों और संधियों के जरिए। और उसकी सबसे बड़ी सोच थी सुलह कुल, मतलब सबके साथ शांति। उस जमाने में ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था और इसी सोच के तहत उसने नॉन मुस्लिम्स पर लगने वाला जजिया टैक्स भी खत्म कर दिया। इन्हीं सब चीजों ने साम्राज्य को एक बहुत मजबूत बुनियाद दी। अकबर के बाद अगर शान और शौकत की बात करें तो शाहजहां का दौर आता है। ये वो वक्त था जब मुगल आर्ट और आर्किटेक्चर अपने पीक पर था। ताजमहल, लाल किला, ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये उस दौर की दौलत, ताकत और आर्टिस्टिक जीनियस का दुनिया के सामने एक खुला ऐलान थी, एक स्टेटमेंट था। कहते हैं ना, जो चीज जितनी ऊपर जाती है उसके नीचे आने का खतरा भी उतना ही बढ़ जाता है। मुगल कहानी में ये टर्निंग पॉइंट आया औरंगजेब के राज में। वो एक ऐसा बादशाह था जिसने इस साम्राज्य को सबसे ज्यादा फैलाया, लेकिन साथ ही वो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी था। अब देखिए, ये कंपैरिजन कितना साफ साफ दिखाता है कि पॉलिसी में कितना बड़ा शिफ्ट आया। एक तरफ अकबर था जिसने टॉलरेंस और गठजोड़ से एक मजबूत साम्राज्य बनाया। दूसरी तरफ औरंगजेब जिसकी नीतियां बहुत ज्यादा सख्त थीं। उसने जजिया टैक्स वापस लगा दिया। राजपूतों से, जो कभी सबसे बड़े सहयोगी थे, उनसे लगातार लड़ाइयां की। मतलब जिस नींव पर अकबर ने इतनी मेहनत से साम्राज्य खड़ा किया था, वही नींव अब कमजोर पड़ने लगी थी। औरंगजेब का एक सपना था पूरे हिंदुस्तान को जीतना, लेकिन ये सपना, ये एम्बिशन साम्राज्य को बहुत बहुत महंगा पड़ा। दक्कन यानी दक्षिण भारत में सालों नहीं दशकों तक लड़ाइयां चलती रहीं। इन लड़ाइयों ने शाही खजाने को लगभग खाली कर दिया और ऐसे झगड़े शुरू कर दिए जो कभी खत्म ही नहीं हुए। नतीजा, साम्राज्य बाहर से तो बहुत बड़ा दिख रहा था पर अंदर से खोखला होता जा रहा था। और फिर औरंगजेब की मौत के बाद जो होना था वही हुआ। एक वक्त का इतना मजबूत साम्राज्य बिखरने लगा। एक के बाद एक कमजोर बादशाह आए, अंदर ही अंदर लड़ाइयां शुरू हो गईं और बाहर से भी दुश्मन सिर उठाने लगे। बस यहीं से पतन की कहानी शुरू हो गई। अब जरा इस टाइमलाइन पे नजर डालिए। ये दिखाता है कि कैसे एक के बाद एक झटकों ने साम्राज्य को तोड़कर रख दिया। पहले तो गद्दी के लिए घर में ही लड़ाइयां होने लगी,
फिर 1739 में ईरान से नादिर शाह आया और उसने दिल्ली को लूटकर बर्बाद कर दिया। और फिर जो आखिरी कील साबित हुई वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। प्लासी की लड़ाई के बाद वो इतनी बड़ी ताकत बन गए कि मुगल बादशाह बस नाम के रह गए। और इस कहानी का जो आखिरी पन्ना था वो 1857 के गदर के साथ लिखा गया। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने पकड़कर रंगून भेज दिया और बस इसी के साथ 331 साल पुराने मुगल साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। लेकिन क्या कोई कहानी सच में कभी खत्म होती है? नहीं, साम्राज्य तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी लेगेसी, उसकी विरासत आज भी हमारे साथ है। तो चलिए देखते हैं कि इस इतिहास का आज हमारी जिंदगी में क्या मतलब है। सबसे पहले तो मुगलों ने एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का जो ढांचा बनाया, उसका असर आज भी हमारे गवर्नेंस सिस्टम पर दिखता है। दूसरा, उनका आर्किटेक्चर, ताजमहल जैसी इमारतें आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की पहचान है। और शायद सबसे जरूरी, उन्होंने एक ऐसे कल्चर को जन्म दिया जो कई चीजों का मिश्रण थी, पर्शियन, टर्किक और इंडियन। आज भी हमारे आर्ट में, म्यूजिक में और हाँ, हमारे खाने में भी उसी कल्चर की झलक मिलती है। तो आखिर में ये एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। एक साम्राज्य जो 300 साल से भी पहले खत्म हो गया, वो आज भी हमारी दुनिया को कैसे शेप कर रहा है? इसकी जड़ें इतिहास की किताबों से कहीं ज्यादा गहरी हैं और आज भी जिंदा हैं।